हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी के यानी कि मनोविज्ञान के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन एक व्यक्ति का सील गुण है। किसी भी व्यक्ति का एक सील गुण क्या होता है? तो बुद्धि जो होता है ये किसी भी व्यक्ति का एक सील गुण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्धि जो है ये व्यक्ति का सील गुण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत बुद्धि से निर्धारित होता है? कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत जो है वो बुद्धि से ही निर्धारित होता है? तो लगभग 70%। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता जो निर्धारित करती है वो 70% जो सफलता है उसको मिलता है वो बुद्धि के आधार पर ही मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का लगभग 70% बुद्धि से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस बच्चे की बुद्धि लिप्त 35 से 39 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो साधारण मानसिक दुर्बलता के श्रेणी में रखा जाता है। जिस भी बच्चे की जो बुद्धि लिप्त होती है वो 35 से 39 के बीच में होती है, उसे जो है साधारण मानसिक दुर्बलता के बच्चे की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि की संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है? ये क्वेश्चन 2021 में 2023 में 2 साल ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है कि बुद्धि की संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है? तो गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना का मॉडल को विकसित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? बुद्धि का बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो थर्स्टन ने बुद्धि के बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया था कि बुद्धि के बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो थर्स्टन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? किसी भी व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की जो योग्यता होती है वो क्या कहलाती है? तो अभिक्षमता कहलाती है। किसी व्यक्ति की ना किसी विशेष क्षेत्र में जो योग्यता होती है उसकी वो क्या कहलाती है? तो अभिक्षमता कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था? किसने किया था? तो जे.एम. ओझा ने विभेदक परीक्षण का उपयोग मनोवैज्ञानिक भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया था। किसने किया था? तो जे.एम. ओझा ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है। तो प्रतिभाशाली जो बालक रहते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? वो सूझबूझ से काम करते हैं। क्या करते हैं? सूझ से काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो सूझबूझ से काम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो कार्ल युग ने प्रतिपादित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्ल युग ने व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? ये बात किसने कहा था कि जन्म क्रम जो है ना ये व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो एडलर ने कहा था कि जन्म कर्म जो है ये व्यक्तित्व का निर्धारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन जो है युग के किसके तो युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। तो एडोमॉर्फी जो है युग के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत समझा नहीं जाता है। बहुमुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी ये तीनों जो है युग के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, लेकिन एडोमॉर्फी को युग के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत समझा नहीं जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है? किससे मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रमश से। सीखने के सूझ की सिद्धांत किसके अनुसार मिलती है सफलता? तो क्रमश से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है? एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन 20 में पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था और 23 में पूछा गया था कोई क्वेश्चन कि एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एडलर के मनोविज्ञान को मानवतावादी मनोविज्ञान कहा जाता है। मानवतावादी मनोविज्ञान कहा जाता है एडलर के मनोविज्ञान को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको याद ही रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मानवतावादी मनोविज्ञान कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ है। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता क्या है। तो व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, मतलब अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग विशेषता होगा, उसमें अंतर होगा। व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता, व्यक्ति का जो व्यवहार होगा वो अलग अलग पैटर्न का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन में इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन था कि व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व भिन्नता इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, व्यक्तियों के व्यवहार के पैटर्न में भिन्नता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों, ये दोनों जो है ये व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता के नियम को निर्देशित होता है। निर्देशित कौन होता है, तो ये होता है अह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है। वास्तविकता के नियम से कौन निर्देशित होता है, तो अह जो है ये वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है, तो उपाय जो है ये फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया था, तो रोजेन जिविंग्स ने पीएफ अध्ययन को विकसित किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया था, तो रोजेन जिविंग्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है टीएटी को किसने विकसित किया था, तो टीएटी को मरे मुर्गन ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में कि टीएटी को किसने विकसित किया था, तो मर्गन और मर्रे ने टीएटी को विकसित किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईड आधारित है, तो ईड जो है किस पे आधारित है, तो ईड जो है ये आधारित है शुभ शेखा के सिद्धांत पर। शुभ शेखा के सिद्धांत पर ईड जो है ये आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया है। व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व को किसने विभाजित किया, तो इसको विभाजित किया सेल्डन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेल्डन ने व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है, यानी कि बंटवारा किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टैप ए और टैप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया है। टैप ए और टैप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन जो है वो फ्रीडमैन ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रीडमैन ने टैप ए और टैप बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। किसने ना व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, तो कार्ल रोजर्स ने। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, तो कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम क्या है। सामान्य अनुलक्षण संरक्षण की जो तीसरी अवस्था है उसका नाम है परिश्राती अवस्था। परिश्राती अवस्था सामान्य अनुकूलन संरक्षण की तीसरी अवस्था का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिश्राती अवस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाया जाता है, तो नियंत्रण नहीं पाया जाता है दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में। ठीक, याद रखिएगा दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो नियंत्रण नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से, यानी कि 4 ऑप्शन में से किस विधि का सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। यानी कि 4 विधि दिया, इसमें से कौन से विधि को आप सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए। तो आंतरिक निरीक्षण का, अंत निरीक्षण का सबसे ज़्यादा हम उपयुक्त मानते हैं आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए। याद रखिएगा कि अंत निरीक्षण को सबसे ज़्यादा हम उपयुक्त मानते हैं आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन है व्यक्तियों में शारीरिक बीमारी में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में शारीरिक शारीरिक बीमारी जो होता है उसमें कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, तो 50 से 70 जो है महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यक्तियों में शारीरिक बीमारी पर 50 से 70 दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, तो 3 अवस्थाएं पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में 3 अवस्थाएं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से क्या उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो कुंठा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों से अवरुद्ध होने पर कुंठा जो है ये उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन पा लेती है। क्वेश्चन समझिएगा कि कौन सी क्रिया जो है वो जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन पा लेती है, तो व्यायाम करने से हमारा जीवन क्या हो जाता है, तो व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त कर सकता है, इसमें परिवर्तन कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यायाम।
यानी एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि लियोन फिंस्टर्स ने संज्ञानात्मक अवैधता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? तो वर्ष 1957 में। वर्ष 1957 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लियोन फिंस्टर ने संज्ञानात्मक अवैधता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1957 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से, यानी कि चार ऑप्शन में से असमानता की कौन सी कसौटी सर्वोपरि है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि असमानता की कौन सी कसौटी जो है वो सर्वोपरि है। तो संयोजन की उपयुक्तता जो है यह असमानता की कसौटी में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे ऊपर कौन है? तो संयोजन की उपयुक्तता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है? स्नायु विकृति कौन नहीं है? तो मनोविदलता जो है यह स्नायु विकृति नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनोविदलता जो है यह स्नायु विकृति नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अनंत व्यक्तित्व संबंधों में बाधा मानसिक विकारों में महत्वपूर्ण कारक है? ये किसने मान लिया था? किसने सर्वप्रथम स्वीकार कर लिया था? तो सुकारत ने। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। किसने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले ये स्वीकार कर लिया था कि द्वंद्व जो है ये अंतर व्यक्तित्व संबंधों में बाधा और मानसिक विकार में महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण कारक है। ये किसने मान लिया था? तो सुकारत ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव हैं। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन से हैं? तो आपको पता ही होगा कि उन्माद तथा विषाद। उन्माद तथा विषाद जो है ये दो ध्रुवीय ध्रुव के ध्रुव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो ध्रुवीय विकार के दो ध्रुव कौन है? तो उन्माद तथा विषाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, ठीक है।